ये जल्दी 24 आवर्स खत्म हो गए ना। टास्क किया कि नहीं, कि निकालो क्लास के बाहर? सुबह आईडीटी क्लास में आई जस्ट सेड कि कल भी अपन क्लास लेंगे, फिर मेरे को याद दिलाया कि मैम कल आपका ही बर्थडे। मेरे को ये भी याद नहीं था कि कल ही है, फिर मुझे याद आया, फिर समझ में आया अच्छा कल शायद क्लास नहीं होगी। देखो डेडिकेशन, खुद को भूल जाओ। बोलो मोहित। मैम कल डीटी भी ऑफ है ना? डीटी आईडीटी दोनों, तो इसलिए आज हम ज्यादा करेंगे। जितना पॉसिबल हो तुम लोग को कल पूरा छुट्टी मिलेगा। ट्राई टू रिकवर, क्योंकि मुझे एनी हाउ वो 2 दिन और ये 15 सब कवर प्रॉपरली करना है, ठीक है? तो इट विल बी एन एंजॉय डे फॉर मी एंड टास्क डे फॉर यू, so it is special for both of us. रिजल्ट डे ट्रिपल हैट्रिक हो गया ना। हैट्रिक, इट इज टास्क डे, इट इज बर्थडे, इट इज रिजल्ट डे। तुम तो खुश, प्रेशर ही प्रेशर। मैम अराउंड 11 में 2 मिनट के लिए ब्रेक लूंगी, मतलब क्लास लीव नहीं करूंगी, बट देन आज फॉर्म साइन होना है वो आर्टिकल। 2 मिनट का ब्रेक बताओ? नहीं मतलब वीडियो ऑन रहेगा बट मे बी कॉल अटेंड करूं, ओटीपी चाहिए। हाँ कॉल अटेंड करना, फिर ठीक है। चलो स्टार्ट करें। मैम क्लास कब तक चलेगी? यार देखो मैं बोल नहीं सकती कुछ, मुझे इक्वलाइजेशन लेवी अगेन 2 आवर्स का होता है, तो मिनिमम 2 आवर्स तो रहेगा, ठीक है? फिर इसके बाद जो लोग आईडीटी में हैं बेचारे वो लोग भी कनेक्ट करेंगे। ओहो जना। ठीक है, सो डीटी आईडीटी वालों का आज मेरे साथ ही दिन निकलेगा, ठीक है? चलो लेट अस स्टार्ट विद द इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और जो जोश मुझे स्माइल में दिख रहा है कि वाओ पूरे दिन है डीटी आईडीटी के नाम, तो वाह वाह। चलो लेट अस स्टार्ट। इक्वलाइजेशन लेवी, इट वाज एक्चुअली नॉट अ टैक्स, ये कोई टैक्स नहीं था। होता क्या था, have we done that concept if foreign company has permanent establishment in India? We have done that concept na, foreign company having permanent establishment in India, then you are a resident. If foreign company is having permanent establishment in India, this is permanent establishment of a foreign company in India, then it will be said to be a resident. There was a concept na, a resident have overall global income taxable. रेसिडेंट की भाई पूरी की पूरी ग्लोबल इनकम ही क्या हो जाती है, टैक्सेबल। तो हियर इट वाज ग्लोबल इनकम बीइंग टैक्सेबल। चलो, सो इफ अ फॉरेन कंपनी हैज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, इट वुड बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट एंड ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल। इशू तो है ही नहीं, बट नाउ द इशू दैट रिलेट्स टू व्हाट, नाउ देयर इज एन इशू एंड दैट रिलेट्स टू अगेन अ फॉरेन कंपनी do not have permanent establishment in India. Again a foreign company do not have permanent establishment in India. प्रिया की तरह, प्रिया किसी के पास नंबर है प्रिया का? मैम बात हुई, क्या हुआ? आई थिंक वो ऑफिस जाएगी शायद। ओके, और सुधीर कौन कौन थे? चलो हिरन कहाँ है गायब साहब? Foreign company, permanent establishment in India, it would be resident. But what about a foreign company does not have permanent establishment in India and still earn income through India? Still earn income through India. Now they are not having permanent establishment in India, तो residential status का तो concept ही नहीं, but it is a foreign company and earning income through India. Why I am using this word through? There is some concept related to that word. It is earning income through India. अब कैसे? Suppose this is Instagram. Does it belong to Facebook का owner? Zuckerberg उसी का है, मार्क का ही अपने पड़ोसी अपना। तो Instagram also belongs to him. But does it have any branch in India, any office in India? कुछ नहीं है, no permanent establishment in India. That means Facebook, Instagram, they are not a
at all considered to have permanent establishment in India, तो ये तो resident ही नहीं है. Now, this is this is a person. अब ये पर्सन को क्या करना है? He wants to do certain advertisement on Instagram. He wants to do certain advertisement on Facebook. Business oriented है, business related. For the purpose of business, he wants certain advertisement to be done on Instagram or certain advertisement to be done at Facebook. Obviously, he is there in India. ये किधर? USA में. Done. Now, when they want कि हमारा advertisement चाहिए, that means they are taking advertisement related service from outside India. Service from outside India, import of service. Oh, IDT. It is what import of service. Now understand very wisely. When they are taking advertisement related service, they will pay rupee to whom? ये Facebook को. Now what will be the implication? This person will book this advertisement expense in his book. Book तो करेगा advertisement expense, advertise करवा रहा है तो he will book the expenses. And when he will be booking this advertisement related expenses, what will happen? Tax liability will reduce because your income will reduce. जब income reduce होगी तुम्हारी tax liability reduce होगी और tax liability reduce होगी तो tax भी तो कम pay करेंगे. You will pay the lesser amount of tax. Now in such a case, what will happen? Just because this person is not having permanent establishment in India, ये जो हमारा भाई साहब है Facebook, Instagram not having PE in India. चलो वो भी ठीक था कि they are not having PE in India, but they are getting income from India, and Section 9 does not cover this kind of thing when service is provided from a person outside India. वो तो cover ही नहीं किया, उसने तो cover क्या किया? Salary, that has covered PGBP, salary specific covered, PGBP covered, उसमें other sources में only investment related things covered, property covered, rental income covered. This kind of import of service related income तो covered ही नहीं है, ये तो turnover based है. In such a case, when a person does not have PE in India, ठीक है. When a person does not have business connection in India, तो Section 9 also not applicable. Are you getting? भाई Section 9 apply होने के लिए business connection होना चाहिए था PGBP का. Business connection not in India, permanent establishment not in India. How we will tax this Facebook? Because my Indian person is giving the rupees and they are generating income from India only. Income तो India से generate हो गई, but we are not getting tax because कहीं से भी no connection at all. So in such a case, they have created a concept that is known as equalization levy. To tax this Facebook, to tax Instagram, to tax LinkedIn, all those kind of services that is provided from outside India, but just because they do not have any business connection, just because they do not have any permanent establishment in India, we were unable to tax them. So instead of tax, a levy was being implemented that is known as equalization levy. Understood this concept? क्यों आया ये? Now, when it comes to Facebook, चलो government के दिमाग को सोचते हैं, why they implemented this? Think of only government. Government के साथ क्या हुआ? This is my government. सबसे पहले this person booked what? Advertisement expense. कर लिया उसने book. Expense reduce the taxes. This is loss number 1 to government. They are allowing these expenses, section number 28, PGBP. Against that PGBP income, you can charge that advertisement expenses. Revenue nature, section number 37. Second number loss to government, because this Facebook, as they are not resident in India, not having business connection, not having permanent establishment, they are not paying taxes. Loss number 2. Are you getting? Government को तो loss ही loss. इधर से deduction, इधर से no revenue. In such a case, they therefore came with the concept of equalization levy. They would implement what? Equalization levy. इतना आ गया? Any doubt on this? Why equalization levy? इतने भी कोई doubt? Forward? चले? So सबसे पहले that paragraph. Many online advertisements
advertisement portal, page number 97. Page number 97. Many online portals are non-resident. Is that clear? My Facebook, Google, Twitter, all are non-resident. Do not have PE in India, and when they do not have PE in India, they cannot be resident. Many resident SSC make payment to Facebook, Google, and claim business expenses. Now they are paying for the advertisement, claiming the expenditure as an advertisement expenses under section 37. Okay, where you will find section 37 PGBP. Suppose BB Virtual made payment to Facebook. Since they don't have any PE in India, they do not have PE in India, and BB Virtual takes the deduction of such payment. Now India is losing revenue also, as well as person is getting deduction also. Are you getting all over the concept of equalization levy? Do I need to read it again at the time of exam? No. Just understand to tax all those persons who do not have PE in India but generating income from advertisement. Only income from advertisement. In such a case, you have to apply equalization levy. Done? Now, hashtag. It applies to whole of India. It applies to whole of India except JK. Okay, Jammu and Kashmir. Now, Institute has given you MCQ. In Jammu and Kashmir, the resident person has taken advertisement related service from Facebook. He has made a payment of 2 lakh rupees. However, failed to deduct equalization levy. Okay. या फिर what is the amount of equalization levy that he has to collect? 4 options given and one is none of the above. Are you getting? Jammu and Kashmir equalization ka levy not applicable. So they won't ask simple question when it is MCQ. Everything given in book, but they will ask about Jammu and Kashmir. So highlight this. Whole India tick karo. Yes. Matlab tick. Whole India tick. And highlight Jammu and Kashmir and do cross. अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है? Done? Now what is that note? Can anyone explain me? Quickly read it. मैम जो रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इट विल बी इंक्लूडेड इन इनकम, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी जो एडवर्टीजमेंट रिसीव कर रहे हैं उसमें। मैम यू आर म्यूट। Why they will not include this? Because it was already included. Already section 9 is applicable there. Royalty mein have you found PE should be there, business connection. Only PGBP income was having ki they should have business connection in India. They should have permanent establishment in India. Was it there a concept of royalty? There you have find that non-resident should have PE in India, then only he will be taxable. सब कुछ था ऐसा. So it is only in relation to online advertisement related service. When the person is not having PE in India or no business connection in India, we are unable to tax that person. Therefore, equalization levy ka concept was applicable. Done? Yeah. Now, what is given in section 165? Now, what is the percentage for equalization levy? Highlight 6%. Only 6%. मैम What is the percent? 6. मैम नोट एक बार हिंदी में
कुछ नहीं, देखो उधर सेक्शन 9 में तो तुम्हें रॉयल्टी स्पेसिफिक कुछ दिया था क्या, कि रॉयल्टी स्पेसिफिक में स्पेसिफिकली तुम्हें क्या करना होगा कि पी देखना पड़ेगा, बिजनेस कनेक्शन पीजीवीपी के लिए दिया था ना उन्होंने, तो पीजीवीपी में बिजनेस कनेक्शन देखना था। यहाँ पे वही तो हो रहा है, तुम सर्विसेज किसी को एडवर्टीजमेंट की बाहर वाले तुम प्रोवाइड कर रहे हो, तो पीजीवीपी के लिए तो हम बिजनेस कनेक्शन देखते थे। अब जिस इंसान का यहाँ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, फेसबुक का यहाँ कुछ भी नहीं है, when they are having nothing here, कुछ भी नहीं है, तो हम टैक्स कैसे करें? तो उन्होंने फिर उनके लिए स्पेसिफिकली इक्वलाइजेशन लेके आ गए कि तुम लोग भले पी नहीं हो, बिजनेस कनेक्शन नहीं हो, हम तुमको 6% का लेवी लगा देंगे। तो मैम इसमें ये क्या लिखा है, कंसीडरेशन नॉट इंक्लूडेड करके कुछ? सुनो ना, टैक्स भी नहीं है, ये लेवी है। टैक्स लगाना होता ना तो पार्लियामेंट ये वो सारा टैक्स में अमेंडमेंट करते हैं। लेवी का मतलब क्या, अलग से एक पार्ट इंक्लूड किया। अब वो बोल रहे हैं कि कंसिडरेशन रिसीव्ड or receivable for specified service and for e-commerce supply or service shall not include consideration, जो रॉयल्टी की तरह टैक्सेबल होता है। रॉयल्टी तो सेक्शन 9 में है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस सेक्शन 9 में है, तो इफ ऑलरेडी टैक्सेबल अंडर दैट उस वाला हेड में, तो व्हाई अगेन उस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगाना? अंडरस्टूड? मैम कुल मिला के ये कि रॉयल्टी और एफटीएस के लिए जो स्पेसिफिक प्रोविजन है तो उसका कंसीडरेशन यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, उधर चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रॉयल्टी तो उधर कवर है, स्पेसिफिक कवर्ड है, वहां पे ये ऑनलाइन सर्विसेज थोड़ी ना स्पेसिफिक कवर की थी। डन। देन 165 कितना परसेंटेज? 6%। लेवी ऑन 6%, हाईलाइटेड 6%। चलो, if payment for specified service, now specified service is only one, advertisement service or booking the space for advertisement. Space booking matlab, you know, YouTube पे if you want to advertise yourself, there are n number of ads now coming, unskippable ads, skippable ads, then फिर overlay ad जो पूरे बंद होंगे, खत्म नहीं होंगे तब तक जबरदस्ती देखना ही पड़ेगा, वो वाले सारे ads, they purchase that slot, वो slot purchase करना पड़ता है 10 seconds, 20 seconds, you have to purchase the space. So when you book online space, that is also advertisement wala service. Getting? So it is also all in all about advertisement, whether digital advertisement, whether video wise, whatever, it is advertisement. Now, what has been given again? Equalization level 6% if payment for specified service. Whenever you will be writing provision, do write this word specified service. Do not directly write advertisement. First, you have to write specified service. Then in next point, explain what is specified service. Specified service is related to advertisement, online advertisement only. फिजिकल एडवर्टीजमेंट की बात करें, पेपर में ये सब नहीं चल रहा है वहां पे, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और बुकिंग द स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और बुकिंग ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट, वेयर इट हैज बीन रिटन। अगर आकांक्षा वही लिखती है तो 3rd नंबर पॉइंट पे वो लिखा हुआ है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, बुकिंग द स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, चलो, नाउ अगेन फोकसिंग receivable, receivable, accrual basis pay. Are you getting receive and receivable word? 6% you receive receivable, that non-resident is receiving from the amount, or receivable in any case. Matlab, I have booked him as a creditor, still 6%. I have already made payment, still 6%. Accrual basis. Suppose Institute will frame like this. Mr. X non-resident provides us the online advertisement ka service. Out of 70 lakh rupees, 50 lakh has been paid by online mode, 10 lakh paid by cash, 10 lakh still remains to be paid, and that is disputed. That is what disputed. Now whatever it is, to receive, receivable, if they are going to receive or already received, in any case it is 6%. यहाँ कोई डिस्प्यूट ये वो सारे तामझाम कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे रीजनिंग नहीं है कि यू कैन नॉट अप्लाई 6% ऑन दैट, ओवरऑल 6%. अंडरस्टूड? ठीक है, चलो. नाउ यू आर गोइंग टू रिसीव, हु इज गोइंग टू रिसीव? नॉन रेसिडेंट, नॉट हैविंग पीई इन इंडिया. किसको रिसीव होगा ये पैसा बोलो?
this money will be received by non-resident. This money will be received by this money will be received by whom? Non-resident. Okay, this money will be received by whom? Non-resident. From whom? From a resident person. From a resident person. Or even a non-resident who is having PE in India. Who is having what? PE in India. मतलब अरे भाई non-resident having PE in India is equivalent to a resident only ना. एक non-resident जिसका PE India में है, he is equivalent to a resident. So if a non-resident not having PE in India is completely a non-resident. If he receives from a resident or receives from a non-resident having PE in India, in such a case, condition number 1, equalization levy will be applicable. क्या यहाँ तक बात समझ में आई? At the rate of 6% it will be applicable. But when a resident is taking that service, it should be compulsory for business purpose. अरे इतना compulsory क्यों बोला आपने? Resident, I am an individual resident. ठीक है? I am what an individual resident. अभिषेक हमारा इंडिविजुअल रेसिडेंट. मैं वही सोचू कि है या नहीं क्लास में. अभिषेक इज आवर इंडिविजुअल रेसिडेंट, बैचलर, मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया, मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया. बट नो, ही डजंट वांट टू गेट मैरिड इन इंडिया. हमको तो गोरी मैम ही चाहिए. अब व्हेन ही वांट्स अ फॉरेनर, गोरी मैम इन इंग्लिश फॉरेनर. ठीक है, अब उसको तो गोरी मैम चाहिए. क्या बोला? सीट दे फोन. मार्क सुन, मार्क लिसन टू मी, I want a very beautiful गोरी मैम. अब क्या कर रहा है? पर्सनल पर्पस के लिए एडवर्टीजमेंट. पर्सनल पर्पस के लिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेटिंग एडवर्टीजमेंट, पेइंग मार्क्स यू कवर फॉर दैट. चलेगा क्या? यूटिलाइजेशन लेवी नॉट एप्लीकेबल. हाँ, उसको सब चलेगा, बट हमारे लिए इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी एप्लीकेबल. और वहीं एकदम सिंसियर बैठे हमारे अमित. ही इज वेरी सिंसियर. He doesn't believe in marriage and all. हम दूर ही अच्छे. Now he is also a non-resident, but he was busy in only expanding the business. सिर्फ business expand कर रहा था. He has PE in India. अरे भाई, non-resident PE in India में क्यों लाएगा? शादी करने के लिए. PE India पे क्यों आएगा? पर्पस तो बिजनेस ही होगा ना. एक non-resident का PE India में क्यों होगा? Why a non-resident will have a PE in India? For personal purpose. Do you really think so? For personal purpose? Obviously 100% for business purpose PE is in India. Therefore, when it comes to resident, compulsory do write the keyword for business purpose. But when it comes to non-resident having PE in India, वो तो वैसे ही business purpose के लिए आया था, अलग से लिखने की नीड नहीं है. Getting this thing? Akansha, all is well? Aya? When to write business purpose and when not to write business purpose. समझ में आया? तो when you are paying non-resident who is not having PE in India by a resident utilizing the service for business purpose or by a non-resident having PE in India, equalization levy will be there. So first condition, लेने वाला कौन होना चाहिए? The person who is taking the money or providing the service, non-resident not having PE in India. Who is paying? Non-resident having PE in India or a resident utilizing that for business purpose. Then 6% equalization levy, again a condition. If you are paying up to 1 lakh rupees, payment कितना? Up to 1 lakh rupees. If the payment is up to 1 lakh rupees, again क्या हो गया? No equalization levy. So can you just count down the condition? Condition 1. Who is the recipient? Who is the payer? What is the kind of service? Amount. So amount 1 lakh, service, specified service, payment to non-resident not having PE in India, payment by non-resident having PE in India, or a resident using it for business connection, business purpose. Write it down quickly.
रफली लिखो. मैम रिसीवर और पेयर में कौन है? ये जो अभी डिस्कस करो. जिसको दोगे उसका पी इंडिया में नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो रेसिडेंट रेसिडेंट वाली बात हो जाएगी. तो डन. यस मैम डन. ये 1 लाख रुपीस का जो पेमेंट है मैम पर एडवर्टाइजमेंट है क्या? हाँ, इन प्रीवियस ईयर. अच्छा, ड्यूरिंग पूरे प्रीवियस ईयर. पर्सन सेम होना चाहिए ना बस. हाईलाइट दैट एग्रीगेट. दिखा एग्रीगेट अमाउंट. यस मैम. जब भी एग्रीगेट है मतलब टुकड़े टुकड़े को टोटल करना. मैम डन. मैम सेक्शन 165 के अंदर वहां पर है कि इट इज रिसीवेबल बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया. कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा जो हमने अभी पढ़ा है. कहाँ कर रहा, वही तो बोला. रिसीव करने वाला नॉन रेसिडेंट है जिसका पी इंडिया में नहीं होना चाहिए, तभी तो वो नॉन रेसिडेंट है. और देने वाला वो भी हो सकता है जिसका पी इन इंडिया में, जिसका पी इंडिया में वो तो रेसिडेंट कंसीडर होता है ना. तो एक्चुअल में पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट बाय रेसिडेंट हो गया. बाय रेसिडेंट. हाँ ठीक है. ठीक है, झाला खत्म. कोई है यहाँ पे मराठी जानने वाला? जैना मुंबई आर्टिकलशिप पुणे एंड मुंबई. सीख ली. I just understand. नहीं, I don't speak. I understand. हाँ, मुझे भी 6-7 वर्ड आते हैं जिससे काम चल जाता है. Same. चलो क्विकली हाईलाइट करें 165. तो इक्वलाइजेशन लेवल 6% हाईलाइटेड. ठीक है. बाय नॉन रेसिडेंट, रिसीव्ड रिसीवेबल, रिसीव्ड रिसीवेबल, रिटर्न वर्ड रिसीव्ड रिसीवेबल बाय नॉन रेसिडेंट हाईलाइट. Who will be paying? Resident. Only highlight resident. Business profession. Business profession. Resident. Business profession. Then non-resident PE. Non-resident PE. When equalization level not applicable? When NR already having P in India, they just come their payment, that person already having PE in India. So what is the logic? Resident होगा वो तो, जिसका NR का P इंडिया में he is resident and resident receiving income वैसे भी global income taxable उसकी तो. Understood? Then or your aggregate amount, that non-resident who is receiving the amount is only up to 1 lakh. So aggregate highlight. Aggregate up to 1 lakh, aggregate up to 1 lakh previous year. Entire previous year it's only 1 lakh he is receiving. Obviously we will not apply equalization level. Understood? What is specified? Or suppose resident has not taken that service for business purpose.
Only resident, I'm saying, resident not taken the business for service for business purpose. So personal purpose है तो भी equalization not applicable. So 3 cases not applicable. Up to 1 lakh, person already a resident of India who is receiving money from me. And third is we as a resident not taking the service for business purpose. Done? Aya? What is specified service? Only highlight online advertisement. And just highlight advertisement space. Second वाले में advertisement space. Excuse me, ma'am. Ma'am, non-resident having PE in India and service connected with such PE. मेरे को इसका example please बता दो. कहाँ पे? Ma'am, first point, equalization levy not applicable if non-resident having PE in India and connected with service connected with such PE. मेरे non-resident का अगर PE इंडिया में तो वो तो भाई resident हो गया ना ऐसा. अच्छा उसकी PE से related आप services भी ले रहे हो तो वो तो इंडिया में ही सारा खेल चल रहा है. Okay. Okay. ठीक है. So this we have completed equalization levy. हम खत्म हो गया छुट्टी. ये एक part of equalization levy. ठीक है. This is the first part of equalization levy. ये पहले आया था. It was a equalization levy. Self it was covering online advertising. Then slowly they realized we are lacking revenue in many more spaces. It's not just online advertisement service. Now this is little bit tough. अब थोड़ा सा tough है. That was very simple. Can I create a shot of that? Yes. Specified service I am taking from a non-resident who is not having PE in India. If I pay that non-resident who is either resident of India using it for business purpose or a non-resident having PE in India. If I pay in aggregate in previous year up to 1 lakh, no levy. If I pay above 1 lakh, a levy will be there at the rate of 6%. What are the specified service? Online advertisement or booking the space for online advertisement. However, it is Jammu and Kashmir, concept does not apply. If it is up to 1 lakh, concept does not apply. If non-resident having PE in India, concept does not apply. If it is personal nature ka service, concept does not apply. Can I write the 4 points? Concept does not apply. Sticky note mein. Mention in your sticky note. Point number 1, Jammu and Kashmir. Point number 1, Jammu Kashmir. Concept not apply. Point number 1, Jammu Kashmir. Point number 2, payment up to 1 lakh in previous year. Payment up to 1 lakh in previous year. Point number 3, non-resident having P in India. In bracket में receiver. That means the person who received payment. Payment receiver you should write. Payment receiver. And person who is paying वो कौन है? Resident, fourth वाला. Third 3 point I have done ना. 4. Resident, third. Resident utilizing for personal purpose. Resident utilizing for personal purpose. Done? चलो. Now come to next equalization levy. Chapter खत्म समझो ऐसे अच्छी feeling आएगी कि एक chapter खत्म हो गया. Now we are starting with the chapter number 2. Again equalization levy part 2. This is very conceptual and very good concept I would say. Read with me section 165A page number 19. Section 165A, charge of equalization levy on e-commerce supply of service. Supply of service, e-commerce. That means basically what they have covered in this levy, e-commerce supplier of service. Okay? It is e-commerce supply. Okay, Uday. E-commerce supplier of service. So, charge of equalization levy on e-commerce supply of service. Again, service. Arey, udhar bhi service. That was only online advertisement service. Now they are covering entire service that an e-commerce operator will provide. That an ECO will be providing. ये बहुत important concept है. Why it is so important? Because you will find this concept in equalization levy point number 1.
Same concept you will find in TDS. Same concept you will find in TCS. Means you have to identify whether to apply levy, whether to apply TDS, whether to apply TCS. Once we have completed all these three, that is the reason after international tax I will take your TDS TCS. Once we have done all these three, then a combined chart where TDS, where equalization level. Okay, so what they have written on after 1/4/2020. Okay, on after 1/4/2020. Now the date is not relevant for me. हो गया ठीक है 1/4/2020 के बाद this concept has come into existence. Levy at the rate of highlight 2%. I forgot it. वहाँ कितना levy था? कितना था? 6%. This is how much? 2%. So first difference that was 6%. This is 2%. That is only online related. So advertisement related. That is entire ECO का service. ठीक है अभी तक तो इतना समझ में आया. 2% on consideration receivable by ECO by an e-commerce operator from e-commerce supply or service made or provided or facilitated by it. 2% receivable by an e-commerce operator from e-commerce supply of services from e-commerce supply or service made or provided or facilitated by it. थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्या गुड्स भी इंक्लूड हो रहे हैं क्या ऐसे? Yes, ma'am. हेडिंग में था इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विस. उस पे हमें लगा कि ओनली सर्विसेज कवर. अगेन रीड 2% किस पे है? 2% ऑन कंसिडरेशन रिसीव. कितना क्लिक किया? कंसिडरेशन वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल. कितना डन? Who is receiving? The operator. ECO receiving that consideration from e-commerce supply. Whatever he supplies on e-commerce portal से if I am selling anything or whether I am selling goods, whether I am giving services, both made or provided or facilitated. I am myself, Alibaba is selling something. That is made, provided. Facilitated means I am facilitating other suppliers to sell through me. That means I am providing services also. Are you getting the crux? Either you sell directly, whatever you are receiving. Alibaba receiving directly. Alibaba non-resident. He is a non-resident, does not have P in India. Alibaba receiving. Amazon receiving. ठीक है. Hindustan Unilever receiving. It is although HUL but not an Indian company. ठीक है. So if they are getting turnover consideration, they are receiving consideration by supply or by supply of service or by facilitating someone to sell on their portal. In every case 2% का equalization levy is there. इतना समझ में आया अभी तक? Done till now. वो वाला concept था 165. That was 6%. This is 2%. That was 6% on amount paid for the online advertisement. That was amount paid for online advertisement. That is 2% on consideration received on supply of service, whether you directly provide or you facilitate. Understood? इतना समझ में आया? गुड्स वाला पार्ट नहीं समझ में आया कि हम ये बात डिफर कर रहे थे गुड्स से. अलीबाबा है. अलीबाबा के जो सपोज मैंने कुछ ऑर्डर किया, उसको मुझसे पैसा मिलेगा ना. ऑपरेटर है, उसके ऊपर भी ईसीओ है. ऑल्दो क्या हो रहा है? रेसिडेंट, वो नॉन रेसिडेंट पी इंडिया में है ही नहीं उसका. गुड्स तो सेल कर रहा है वो. अरे ऐसा कॉन्सेप्ट. और अभी इसका थोड़ा सा वेट करो, आगे और क्लियर होगा. इतना डन. नाउ 6%, 2%, 1 lakh के above they will charge. Here, is there any limit? Let me check. Is there any limit? Somewhere 2 crore is written. Third number point पे. Come on. Third number point. Equalization not applicable पे. Come to third number point. Sales turnover gross receipt as the case may be of ECO from supply or service made, provided, facilitated less than 2 crore. Can you interpret it for me?
2 crore or more, it will, Applicable, right? Yeah. Up to 1 lakh, not applicable. Up to 2 crore, applicable. There is slight difference. There up to 1 lakh also not applicable. Here, less than 2 crore not applicable. Up 2 crore, if it is equal to 2 crore applicable, more than 2 crore applicable, there equal to 1 lakh also not applicable. Understood? आया समझ में? अब होता क्या है? Students get confused not now. कब confuse होगे? Later on. Where it is equal to 1 crore, where it is equal to 1 lakh, and where it is less than वाला part. तो वहां पे equal to 1 lakh payment, no equalization level. एक याद करो कोई एक याद करो. Learn only one. Second is obviously you would better understand. आया? So that is on online advertisement. This is ECO providing services, ECO supplying goods. In that case, 2%, there 6%, here up to 2 crore applicability start. There up to 1 lakh, no applicability is there. Done? Itna? Now, who is the receiver? ECO here. Who is the receiver? Non-resident not having PE in India, that was the receiver. Are you getting the differentiation properly right now? Who is the payer? उधर पेयर कौन था? रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया. रेसिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया. रेसिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया वो रिसीव पेयर था वहां पे. मैम वहाँ बिजनेस भी था. रेसिडेंट जिसका बिजनेस. नॉन रेसिडेंट का पीई इंडिया में होता है. रेसिडेंट तो खुद ही रेसिडेंट है, उसका क्या का पीई बनाओगे तुम इंडिया में? ध्यान तो दो. Resident carrying on the business and profession. Resident that carry business and profession. And non-resident having been in India. Again, use of wrong word. Resident carrying business profession नहीं है वहाँ. Resident taking the service only for business. Wherever he is doing, if a resident is taking that for business purpose, वो important है. Are you getting? Suppose I am a resident in India, taking services for business purpose, but मेरा business बाहर चल रहा है. That doesn't matter. You are resident taking the service for business purpose now, then it will be taxable in equalization level. Are you getting that thing? So don't write this word. उसका business profession इंडिया में चलना चाहिए. यहाँ उन्होंने mention नहीं किया. ठीक है? Done? चलो. अभी तक जितना, अब यहाँ पे कौन payer होगा? C. Facilitated by it. 2. Person resident in India. Okay. Have they mentioned anything? Person resident in India utilizing for business purpose? अब कुछ purpose नहीं है. Only 2 person resident in India, they are providing services. Non-resident also, if they are providing services or facilitating to a non-resident also in specified circumstance, then to person who buys such goods. Person who buys such goods. Person who buys such goods. Why I am again repeating this? Person who buys such goods or service or both through IP address in India. चलो समझते हैं उसको, फिर कुछ लर्निंग रीडिंग करेंगे. ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक ही एग्जांपल लेते हैं. ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉरएवर 21. अपना तो वैसे भी फॉरएवर 21 अच्छा लगता है. फॉरएवर 21 बाहर का, इट इज फ्रॉम नॉन रेसिडेंट. डन. ठीक है. तो हुआ क्या? फॉरएवर 21 हैज अ ई कॉमर्स पोर्टल. मोहित सिर्फ इधर अभी समझना. दिस इज एक्चुअली लिटिल बिट टिपिकल. E-commerce operator. Who is my e-commerce operator? E-commerce operator is, for the time being, e-commerce operator is Forever 21. Chalo, done. Let us say he is a non-resident. He does not have PE in India. Purely a non-resident e-commerce operator. Now, this e-commerce operator provides service to a resident. The resident is in India, provides the service to a resident, and this resident is in India. ठीक है, resident कहाँ पे है? India में. What kind of service this ECO can provide? You can register your goods on my portal. That means supply of service. When this resident will register the goods on his portal, that is supply of service. First thing. Or directly this resident could purchase the goods
I order something from Forever 21. IP address of India, IP address of India. The nexus of income is India. So are you getting how they are covering? Either directly or getting their services, or you are purchasing the goods from using IP address of India. Are you getting? So here, yes, equalization levy का concept is there. Why equalization levy concept? Because nexus of income is from India. पहला समझ में आया? First, हिंदी में just repeating. एक नॉन रेसिडेंट हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो बाहर है हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैं रेसिडेंट हूँ. मैंने क्या किया, चलो शॉपिंग करनी है कल, जिसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, ये सब काल्पनिक बातें हैं, जिसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा मैं उसको लैपटॉप लेके दे रही हूँ. ठीक है, ये ऑर्डर 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 और लैपटॉप ले ही रहे. अगर काल्पनिक बातें हैं, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, तो आईपैड वो ले लेते, आईफोन वो ले लेते, अपना आईपैड बढ़िया मजे आ गए. तो अच्छा टच स्क्रीन आईपैड, ये ऑर्डर हो गया. मैं कहाँ, आई एम इंडिया, मैं कहाँ पे, इंडिया में. इंडिया में होने के बाद आईपी एड्रेस क्या, इंडिया. रेवेन्यू किसका जनरेट हुआ, हमारे एप्पल वाले भैया का. ठीक है, उधर का ही हुआ ना, एप्पल वाले भैया का ही जनरेट हुआ रेवेन्यू. तो ये क्या हो गया, बाय इक्वलाइजेशन लेवी विल बी लेवीड. बाय इक्वलाइजेशन लेवी, क्योंकि आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया यूज्ड एंड रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम इंडिया. So therefore their e-commerce operator, अब तुम क्या एप्पल के स्टोर जाते हो बाहर के, कि you are using the e-commerce operator, ECO की सर्विस यूज कर रहे हो ना, you are utilizing the ECO वाला सर्विस. Everyone understood why they are taxing this kind of service. So this is what purchase of goods. Instead of that, अब मैं इंजीनियर, ठीक है, वैसे भी I have done 11-12 from PCM. अब थोड़ा बहुत नॉलेज पीसीएम का भी, अपन ने अपना खुद का लैपटॉप बनाया. I manufactured my own laptop and laptop having very good features. जब अपनी तारीफ करो तो लमसम करो, वाह क्या फीचर्स है. ठीक है, ऐसे ऐसे रब कर लो, कुछ भी कर लो, इतना छोटा हो जाता है, फिर खुल भी जाता है, वाह वाह वाह, पोर्टेबल, एकदम मस्त. नाउ इन दैट केस माय आईफोन वाला भी गॉट वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम कि वाह यार क्या लैपटॉप बनाया, प्लीज कैन यू सेल इट फ्रॉम आवर पोर्टल. हमारे पोर्टल से सेल करोगे ना. वो लैपटॉप कहाँ रजिस्टर किया, उनके पोर्टल पे. आई हैव रजिस्टर्ड दैट लैपटॉप. नाउ दे आर नॉट गिविंग मी गुड्स, सर्विसेज दे आर गिविंग मी. तो अगेन इंडिया वाला पर्सन गेटिंग सर्विसेज, इंडिया का पर्सन गेटिंग सर्विसेज, देन दे आर गेटिंग सर्विसेज. इन सच अ केस अगेन इक्वलाइजेशन लेवल. तो अंडरस्टूड, ये सिर्फ सर्विस पे नहीं है, दिस इज ऑन सर्विस एज वेल एज गुड्स. इतना क्लैरिटी हुआ पहले. ये it is very much important to understand here, because otherwise you will get confused in TDS TCS. यहाँ पे applicability समझ में आया. चलो, now what about resident? हम resident की क्या गलती, नॉन रेसिडेंट का क्या गलती. रेसिडेंट तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल समझ में आता है. इफ रेसिडेंट गिविंग इनकम, तो वहां पे हम टैक्सेबल करेंगे. यहाँ पे लिखा इफ दे आर नॉन रेसिडेंट ECO, non-resident ECO, iPhone वाला non-resident ECO providing non-resident को that services, still in specified cases equalization levy. ये तो दो भाई भाई non-resident थे, why equalization levy in India? ऐसा concept section 9 में we have done. They will generate nexus in India. अब क्या nexus है? Suppose now, let us be कौन, हमारी हर्षा non-resident. मेरे को I am also a non-resident. She is the non-resident. I am also non-resident. I called Harsha. Harsha, I want advertisement service. एक मिनट मैम, क्या बोला आपने? I want advertisement service. हर्षा सुनाई दे रहा है? Advertisement, advertisement. Yes, yes, advertisement वाले service. Non-resident providing advertisement service to a non-resident. Do not apply वो 6% वाला equalization levy. Why? क्योंकि their non-resident do not have P in India and payer was a resident. Getting clear thin line of difference. यहाँ पे मैं भी non-resident, वो भी non-resident. Hello, advertisement, advertisement. Yes, yes, I got advertisement. What next? What next? अब क्या हुआ? We decided advertisement. But फिर मैंने slowly बोला, I want advertisement, but target should be Indian customers. अरे लो, दो non-resident. Both are non-resident and target Indian customer. So again, target equalization levy also. Why? Because nexus is there, my Indian customer. Are you getting?
whenever non-resident are playing their transaction, whatever it is, if Nexus is my Indian customer, if target is Indian customer, again equalization levy 2% pay. If non-resident P and resident getting online services, advertisement wala, again equalization but 6%. Just recipient and provider gets changed. It could move from 2% to 6%, 6% to 2% wala equalization. Itna samajh mein aaya abhi? We will do proper reading also, but are you getting? Change of recipient can change the percentage of equalization levy and section also. Second, again non-resident. Again it is non-resident. Non-resident, मेरे को नहीं बनना. Let's say हमारा अभिषेक is Trump, ठीक है? He is what? हमारे Trump भैया, ठीक है? Now Abhishek is deemed to be Trump uncle. He is coming to India. Now when he comes to India, he visits India. He liked the stuff very much. Wow, what a good Indian things are. Now he opened the portal. Ordered something for wife, for daughter, for ye, for order, IP address, India. So a non-resident in India using IP address of India, although he has just used the IP address of India, he visited India, used IP address of India, ordered for बहु बेटी सबके लिए, family oriented man Trump is. तो क्या हो गया यहाँ पे? You utilized Indian IP address. Again, a non-resident to दूसरा non-resident again taxable in India. Are you getting कितना depth ले गए उसको? So these are the specified things. These are the specified non-resident की thing. Either IP address of India, either you are getting this advertisement का service, specifically advertisement service, but targeted Indian customer. Third one. Now. Data collection ka service. Data collection service now I called Mohit. Mohit, yes. Mohit, again non-resident. I am also non-resident. Mohit, I want to teach DTIDT. I am from where? Suppose I am from China. No knowledge of DTIDT, but still I want to. China वाला ऐसा inferiority quality वाली teaching भी हम देंगे. So called Mohit. Ankita called Mohit. Mohit, I want to teach DTIDT in India. Mohit said, do you even know what is DTIDT? No, I don't know, but inferiority तो बहुत चलता है इंडिया में. चाइना का प्रोडक्ट बहुत यूज होता है, ये भी यूज होगा. Now after that, मैंने कहा, I don't want anything from you. Give me the data. Who are the CAK students? I want data of all those students. नहीं रोना नहीं अमित ना, नहीं आएगा चाइना वाला कोई नहीं आएगा. Don't cry. अब वहां पे आई एम सेइंग हिम कि मुझे डेटा चाहिए. मुझे क्या चाहिए? आई वांट ओनली डेटा. डेटा कहाँ का? इंडिया का. सो इफ अ नॉन रेसिडेंट गेटिंग द सेल ऑफ डेटा, सेलिंग द डेटा, नॉन रेसिडेंट सेलिंग डेटा तो दूसरा नॉन रेसिडेंट, एंड दैट नॉन रेसिडेंट हु इज सेलिंग द डेटा, पता है उसने डेटा कहाँ से लिया? आइदर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से कलेक्टेड ऑल द डेटा, और यूज द आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया टू कलेक्ट द डेटा. मतलब डेटा भी इंडिया के एड्रेस से कलेक्ट किया या फिर इंडिया के रेसिडेंट से कलेक्ट किया, स्टिल इक्विलाइजेशन लेवल. पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इक्विलाइजेशन लेवल. नॉन रेसिडेंट सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट, टारगेट इंडियन कस्टमर. नॉन रेसिडेंट सेल ऑफ डेटा एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, that is resident person or IP address of India. And third is again non-resident from other non-resident if purchased anything from using IP address of India, again it is taxable. ये बातें समझ में आई? किसी भी सूरत में कहीं से भी at any point they find nexus of the revenue from India, taxable. अब वापस आओ. Now we will read. 2%, yes. Consideration received and receivable. Now, first of all, an analysis of consideration received and receivable. Suppose that e-commerce operator received 20 lakh rupees from me. Why? I was purchasing something, I have given him 20 lakh, but minus 1% commission. No subtraction of commission, no subtraction, no net basis. They have just written consideration received. Whatever consideration he will receive in his hand, whatever consideration he will receive in his hand, overall consideration पे 2% will be there. Net off का concept not applicable. Understood this thing?
डन। चलो, फैसिलिटेड बाय whom, किस किस को दे रहे हो तुम? पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नाउ हाईलाइट पर्सन रेसिडेंट। हाँ, मैम डिस्काउंट जो मिलेगा वो नॉट नेट ग्रेट डिस्काउंट, ओके। कंसिडरेशन उसके हाथ में कितना जा रहा है, तो कमीशन बेसिस का नेट ऑफ, ये सब अलाउड नहीं है। चलो, किस किस को दे रहे सर्विस? टू रेसिडेंट, हाईलाइट ओनली रेसिडेंट। टू नॉन रेसिडेंट, हाईलाइट नॉन रेसिडेंट। Then to person, now highlight that word person. Now person could be resident as well as non-resident also. A resident person purchase something from India, or a non-resident who visit India and purchase anything from India. Are you getting that line? It is only person, whether resident or non-resident, who is purchasing from India. Khatam baat. Highlight that person. डन। इसका भी चार्ट बनाएंगे, वेट, फिर थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। यू नाउ ही इज परचेसिंग व्हाट? वेदर गुड्स, वेदर सर्विस, डजंट मैटर, कोई भी पर्सन कुछ भी परचेस करे। इंडिया का आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया, एनी पर्सन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट परचेसिंग फ्रॉम इंडिया। खत्म बात। सो हाईलाइट पर्सन, हैव यू रिटन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? देन गुड्स सर्विस हाईलाइट and highlight IP. I and P just highlight. That means you know internet protocol address. इतने तक एक बार खुद से भी रीड कर लो जल्दी से, do reading इतना ही. Then we will move to not levying. Read only highlighted words, huh? Done. Only highlighted portion, huh? Not levy. Suppose already वो advertisement वाला part is done. If your transaction already leviable under 6% वाला part, then why on advertisement you will again apply this 2%? Because advertisement also covered over here. When a resident or a non-resident taking that sale of advertisement wala services, targeted Indian customer. So when already you are getting covered under 6% wala levy, obviously which will not apply 2%. So come on, second wala point, 165. Are you getting? Where equalization leviable under 165. तो 165 पे टिक करो and 165 A क्रॉस कर दो. That means either 165 will apply or 165 A will be applicable. Second वाला point, levy नहीं है ना, equalization not leviable पे. 165 do like this, tick. तो 165 A no. Then 165 A yes, तो 165 no. Done? अब ये कहाँ पे लिखना है? ये लिखा ना सेकंड वाले पे, where the equalization levy is leviable under 165. Second point, page number 98 पे मिला आशा? बड़े आगे इसका मीन्स ये हुआ कि 165A या 165A की लगेगा एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज में सिर्फ. मतलब ये मत करना कि उधर भी कवर हो रहा है इधर भी कवर हो रहा है तो दोनों लगा के 165 स्पेसिफिक है वही लगेगा, 165 ये नहीं लगेगा.
बट जहां पे 165A स्पेसिफिक नॉन रेसिडेंट के लिए जा रहा है, अच्छा, तब तुम 165 मत लगाना, ओके, स्पेसिफिक है ना। रेसिडेंट पेमेंट कर रहे तो दे हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड 165, नॉन रेसिडेंट पेमेंट के लिए ऑलरेडी 165A स्पेसिफाइड फॉर एडवर्टीजमेंट, तो स्पेसिफिक लगेंगे। तो जहां 165 लगता है वहां 165A नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? यस, चलो, देन अगेन मूविंग टू फर्स्ट वन। अब फर्स्ट वन पे जाते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर मेकिंग, प्रोवाइडिंग, फैसिलिटिंग ई कॉमर्स सप्लाई सर्विसेज फी इन इंडिया। अरे रे रे, कहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये फर्स्ट पॉइंट जैसा नहीं, फर्स्ट सेक्शन वाले जैसा। इफ दैट ईसीओ इज हैविंग पी इन इंडिया, और इधर 165 में भी था इफ दैट एनआर हैविंग पी इन इंडिया, तो सेम सेम। चलो, तो यहाँ पे हाईलाइट ई कॉमर्स ऑपरेटर पी इन इंडिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर पी इन इंडिया। MCQ has given that turnover is your turnover is 1.9 करोड़। तुम्हारा टर्नओवर कितना है? 1.9 करोड़। However, the overall gross receipt from the business is 2 crore 50 lakh. Would you apply equalization levy का concept? Yes, ma'am. फिर से सुनो, turnover coming to be 1.90 crore. Overall gross receipt of the business coming to be 2.2 crore 50 lakh. Will you apply equalization levy का concept? हाँ। One time yes, one time no. 50-50. खाओ बेटे, ये 50-50 कहीं तो सही होगा। Applicable, yes. और दिया है ना मैम, और ग्रॉस रिसीट्स। Read that properly now. अब वो वाला थर्ड नंबर वाला पॉइंट रीड करो। It is now filler. And point should be noted very properly. उसको अच्छे से पढ़ना। मैम वो जो एज द केस में भी दिया हुआ है ना, तो अगर एनआर मतलब लाइक रेसिडेंट है तो फिर सेल्स देखेंगे, और नॉन रेसिडेंट है तो टर्नओवर मे बी। फिर से पढ़ो। आई लिटरली वन में 4 बार पढ़वा दूंगी, तुम्हें सच बोल रही हूँ, लेकिन आंसर इसका तुमसे ही चाहिए। हाँ भैया, हमारे ट्रम्प जी का क्या हुआ? अभिषेक पढ़ के बताओ। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना। ना ना ना, अब तो नहीं। अपना एक एक्सक्यूज दो, क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार रिपीट। जैसे तुम 2 से तीसरी बार सुन के सब एकदम आ जाएगा। मैम वो आपने बताया था कि सेल्स और टर्नओवर बिजनेस के लिए होता है। मैंने फिर क्वेश्चन बता दी। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन सुनते से ही तुम्हारा यहाँ पे बफरिंग चालू हो जाएगा। टर्नओवर इज 1.90 करोड़। टर्नओवर इज 1.90 करोड़। Then overall gross receipt of the business is 2 crore 50 lakh. Would you apply equalization levy? Yes or no? मैम आई थिंक सो ये सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट एज द केस में भी कुछ डिफरेंट सप्लाई सर्विसेज और इन सबको पूरा पढ़ो उसको अच्छे से, कॉन्सेप्ट पढ़ो, नहीं बताऊंगी। मैम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लिखा है, तो अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा है ओवरऑल ग्रॉस टर्नओवर तो एप्लीकेबल है। मैम हाँ it should only be from e-commerce supply. हाँ, repeat हो that. It should be the sales turnover or gross receipt should be only from the e-commerce supply and not other income. हाँ, अभिषेक। यस मैम, ये जो है ना टर्नओवर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई, और ये ओवरऑल को इग्नोर करता है, मतलब सिर्फ Gross receipt is overall. यस Specifically they have said कि sales, turnover, gross receipt as the case may be is for them, whether it is sales,
whether it is turnover, whether it is gross receipt, as the case may be, उसके लिए यूज किया है specifically for that word कि whether you have sale, whether you have gross receipt, whether you have turnover, as the case may be, जो भी हो, of e-commerce operator from e-commerce supply, only e-commerce supply related gross receipt, only e-commerce supply related sales or turnover if is up to 2 crores or about 2 crore, then you will apply equalization. If it is less than 2 crore, do not apply. It should be from only e-commerce. So in my question, have I mentioned overall gross receipt is from e-commerce operator? Until and unless I do not specify, how could you interpret it? It is entirely for e-commerce operator. That means understand one thing. 1.9 crore was my turnover. ठीक है. My gross receipt I said 2.50 crore. ठीक है. On the basis of this, on the basis of turnover, can अभी मुझे इसका कुछ नहीं पता. Don't focus here. Do not focus here. Can I apply equalization levy over here? Abhi, for the time being, when I do not know gross receipt, I cannot apply because it is less than 2 crore. Itna agreed? Then I say my gross receipt is 2 crore 50 lakh. Would I apply? In that now I have given you bifurcation. 1.90 crore is only e-commerce operator related and balance is my normal domestic supply. Would I apply equalization levy now? No. No. Now again, 2.5 crore I have given and specifically I mentioned that this 2.5 crore entirely from ECO, then I will apply. Yes, ma'am. Yes. Because even if my turnover is less than, it has said turnover, gross receipt, sales, as the case may be from ECO should be 2 crore or more. Understood this thing? समझ में आया इसका मतलब क्या है? Everyone? Yes. आया? So write it down and यहाँ पे सबसे पहले highlight करो. Sales, turnover, gross receipt. Sales, or don't use that as the case may be, you might get confused later on. Sales or turnover or gross receipt. Or लगा. Instead of comma, put or. Sales or turnover or gross receipt. ठीक है? ECO to ECO. यहाँ पे लिखो. Do write. ECO only ECO related, right? Only ECO related. Only ECO related. That means you will come to know it is only with respect to ECO. Less than 2 crore. Less than 2 crore. During previous year. Mute yourself. Now, April, बोलो April, फिर क्या आता है? बोलो. Very good. जल्दी बोलो. भूल गई. अरे वाह. August, September, Very good. October, Very good. November, December, January, February. Very good. मैं ऐसा लगता है सिर्फ यही आता है. देखो अब यहाँ पे. Suppose till this date, ये वाला part, okay? Till this date, your turnover, gross receipt, as the case may be वाला concept, it is 1.90 crore. Now in this, after the end of September, it has again excess. Apart from 1.90 crore, now it is through 3 crore in September to February, March. So would I apply equalization levy for whole year or I would apply equalization levy from here? किधर से equalization levy will be applicable? It would be Whole year. for all year or it will be only this part? Whole year. The Ma'am, whole year. Ma'am, whole year. Ma'am, whole year.
During has been written. During, if they write excess, then you will do the excess wala part. During means any time during the year. एक बार the limit cross entire. तो मतलब मैम क्या फ्लैशबैक में जाके भी करना पड़ेगा. अरे एग्रीगेट पर्सन वाइज इट इज वन ई कॉमर्स ऑपरेटर इट इज नॉट डिफरेंट पार्टी गोइंग ऑन. एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बात हो रही है ये. आर यू गेटिंग दिस? डन. सो नाउ फाइनली द कॉन्सेप्ट गॉट ओवर. ये भारी था, लिटरली थोड़ा सा था. अभी समझ में आएगा, बाद में नहीं आएगा. ठीक है, पहले रीड कर लो अच्छे से. नॉट लेवी वाला पार्ट डू इट. ओनली नॉट लेवी, रीड इट. मैम ऐसे कौन से केसेस है जहाँ वो 165 और 165A दोनों में ही फॉल कर सकता है और फिर उसकी चॉइस पर है कि वो 6% या 2%? See, when it comes to advertisement वाला service, what they are saying, third वाले केस पे जाओ. Person who buys goods or service from IP address. A person could be resident, person could be non-resident. Non-resident taking services, that is online services. So it is covered here also because IP address he is using of India. Yes. It can fall there in 165 also. So specifically 165 applicable. Understood? All is well? जहाँ पर दोनों हो रहे हो तो 165 में ही जाना ऐसा? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है ना 165. वो तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट का है. सिर्फ वही ऐसी सर्विस जो एडवर्टीजमेंट की आपने ली है वो 165 में जाएगी, और वो भी रेसिडेंट ने ली है. ठीक है, तो अब वो 165 में पहुंचा उसको, तो बाकी सारी सर्विसेज कवर होगी. आया सबको समझ में? कब कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कौन सा पॉइंट करवाएगा? IP address. आया एवरीवन? चलो. Now I just forgot what is the specified circumstance. Can you just read and explain? Have we done this? Hashtag specified circumstances. Read it. Done? अभी समझा था क्या ये? Have you understood this? So highlight sale of advertisement. Highlight sale of advertisement. Highlight target. Resident in India. और मतलब और में don't highlight और customer, highlight customer. Access through IP address. YouTube is playing lots of advertisement. Are we accessing that advertisement through IP address of India only? IP address of India से तो हम लोग सारे advertisement देखते हैं. तो access customer, access IP address located in India. So advertisement is just watched using the IP address of India. Done? है? What is this consideration received, receivable? Can anyone explain me this also? Have we done? इसको भी read करो.
डन? कोई समझाएगा मुझे? मुझे तो नहीं आ रहा समझ में। Are you getting why I'm trying you to explain the things? नहीं तो सेल्फ स्टडी में क्या ही समझते हैं तो तुम ही जानते हो। मैम मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो अगर खेल इंडिया इंडिया में ही हो रहा है दो पार्टी के बीच में तो लेवी नहीं होगा, अदरवाइज लेवी होगा। अरे गुड्स मेरे हैं, मेरे गुड्स में तुम्हारे थ्रू सेल करा रही तो तुम्हारे कंसिडरेशन में काउंट थोड़ी ना होंगे। When you were selling your goods to me, वो काउंट होंगे। जब मैं मेरे गुड्स तुम्हारे आईपी एड्रेस के थ्रू सेल कर रही हूँ, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, तब तो वो कंसिडरेशन ऑफ सर्विस में जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स irrespective whether the e-commerce operator owns the goods. See, I don't care whether the e-commerce operator selling goods, whether it belongs to him or belongs to other person. If an Indian person is purchasing through IP address of India, it will form part of his consideration. इतना डर? But if that goods belong to me, अरे मेरे ही रेसिडेंट के गुड्स मैंने सिर्फ वहां पे डिस्प्ले में रखे हैं, तो वो थोड़ी ना कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन में आएगा उसके लिए, वो तो मेरे ही गुड्स हैं। That will be in service वाला पार्ट। वो तो मुझे उस वक्त सर्विस दे रहा है कि डिस्प्ले योर गुड्स हियर, आई विल हेल्प यू इन सेलिंग दैट गुड्स। आर यू गेटिंग? समझ में आया? मतलब नॉट ऑन गुड्स वाले काउंट होंगे? मेरे ही गुड्स समझो, तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, नॉन रेसिडेंट हो, तुम्हारे गुड्स तुम सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैं पैसा कुछ भी दूंगी ना, तो काउंट होगा। अब मेरे गुड्स तुम डिस्प्ले कर रहे हो और सेल कर रहे हो, तो वो तो मेरे गुड्स हैं, तुम सिर्फ मुझे सर्विसेज दे रहे हो, गुड्स थोड़ी ना दे रहे हो, तो सब कंसीडरेशन ऑफ सर्विस में जाना चाहिए ना। आर यू गेटिंग? वो आईडीडी का वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, उस कांसेप्ट में समझाया है कि कंसीडर दैट इन सर्विस वाला पार्ट ये गुड्स के पार्ट में नहीं आएगा, चाहे वो फिर पी वाला इंडिया में हो या फिर रेसिडेंट हो, वो गुड्स नहीं, वो तो सर्विस वाली सर्विस है। मुझे पता ही था हर्षा बोलेगी ये। हर्षा तुम्हारे गुड्स हो, तुम वहां पे सेल कर रहे हो, तो उसके कंसिडरेशन का पार्ट कैसे बनेगा? वो तुम्हें गुड्स थोड़ी ना बेच के दे रहा है, वो तुम्हें सर्विस बेच रहा है कि मेरी डिजिटल स्पेस को यूटिलाइज करो और तुम अपना सामान बेचो। वो तो कंसिडरेशन ऑफ सर्विस में काउंट होना चाहिए, कंसिडरेशन में गुड्स में कैसे काउंट होगा? तुमने बहुत सारे अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाई, सपोज फ्रॉम नाउ यू आर अ फैशन डिजाइनर, ये लमसम अच्छी अच्छी सारी ड्रेसेस बना के नाउ इंडिया फैशन वीक में यू वांट टू सेल, उनका एक वेबसाइट है, वहां तुम अपने गुड्स दे रही हो, तो वो तो तुम्हें सर्विस दे रहे हो, वो गुड्स थोड़ी ना बेच रहे तुमको। दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सर्विस, वो गुड्स में नहीं आएंगे। बट हाँ, अब सामने वाला तुम कुछ नहीं बना रही, एक से एक फॉरएवर 21 ने ड्रेसेस निकाल के रखी है, चाहे वो उनको बिलोंग करती हो या फिर किसी और ने उसके वहां पे डिस्प्ले किया, उनको क्या मतलब? मैं अगर इंडियन कस्टमर उसे परचेस कर रहा है तो उसके गुड्स का कंसिडरेशन तो बनेगा वो, समझी? और मैम अगर गुड्स और सर्विस दोनों ले रहे हैं तो फिर वो 2 करोड़ में एग्रीगेट ही लिया जाएगा ना फ्रॉम सेम ईसीओ। अब तुम गुड्स और सर्विस दोनों का कोई एग्जांपल देके बताओ मुझे प्रोडक्ट्स कि एक ही पर्सन से मैं गुड्स भी खरीद रही हूँ और सर्विस भी खरीद रही हूँ, तो गुड्स वाला गुड्स में जाएगा पर सर्विस वाला सर्विस में जाएगा। अब कैसे गुड्स एंड सर्विस, अब उस पर कंपोजिट नेचर पे हम नहीं आएंगे, वो उसमें फिर प्रिंसिपल नेचर, ये नेचर, वो बहुत बाइफर्केशन, आईडीटी भी काउंट होगा उसमें। यहाँ इनकम टैक्स चल रहा है कि उसकी इनकम इंडिया से होगी, ठीक है? तो फॉर द टाइम बिंग यहाँ सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का ही चल रहा है और बाइफर्केटेड ही देंगे तुमको, ठीक है? क्योंकि आईडीटी नहीं है कि हमको कंपोजिट प्रिंसिपल सोचना पड़े, ठीक है जाना? एवरीवन अंडरस्टूड दिस कंसिडरेशन वाला पार्ट? अब इजी पार्ट स्टार्ट, अब रिलैक्सेशन का टाइम आ गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, मार्केट दोनों हैशटैग फॉर रीडिंग पर्पस, मार्केट फॉर रीडिंग पर्पस ओनली। ठीक है, डायरेक्टली कम टू सेक्शन 166। नाउ दिस इज समथिंग कंबाइंड, अब सब कॉम्बिनेशन चालू हो गया है, ठीक है? यू माइट फाइंड ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अब नहीं है, क्विकली वी विल कंप्लीट इट। सबसे पहले दे आर सेइंग कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। Every resident person carrying business or profession or non-resident having been in India, simply a resident, सुनना ध्यान से,
when it comes to 165 wala part, whenever you are giving any amount for online advertisement service, resident giving or a non-resident giving, whenever they are giving amount to that non-resident who does not have PIN India, equalization levy should be collected. They have to collect it. Talking about 165, they have to collect it and then they will give it to government. Matlab, they will collect it from non-resident not having PIN India and give it to government. But when it comes to a 165A wala equalization levy, here the receiver do not require to collect, directly e-commerce operator have to pay. Difference समझना. 165 में you will collect from that person, then give it to government. You are working as an agent for government, na? Collect it from that person and give it to government. But in 165A, you are not required to collect. तुम्हारा कोई tension नहीं, no compliance. Directly ECO will give. Directly given by ECO. तो आप समझो इस चीज को. When it comes to 165A, collection word cannot be used. Why? उसको collect ही नहीं करना. Receiver is not required to deduct, not required to collect. When it comes to 165 wala part, there is deduction wala part, collection wala part. There you will use the word collection or deduction. कल ये point समझ में आया? So, note number 1. If you fail to collect, wherever you are required to collect, if you fail to collect, and after collection, if you fail to deposit, interest लगेगा क्या? If you fail to collect or if you fail to deposit, मैंने collect भी किया, मुझे next month के 7th तक उसको देना है, किसको? Government को. Next month 7th तक I should deposit to government. I failed to deposit to government or I short paid to the government. Interest लगेगा. Interest. कितना? Same 1% per month part of the month. Same 1% per month part of the month कहाँ पे किया अपन ने? आज नहीं बोले ना तो डांट खा लूंगी तुम. कहाँ किया? 1% per month part of the month. Same concept. TDS, IDT. TDS, IDT. DT I am asking. DTA. I want the name of the chapter. ऐसे अगर आगे पार्ट पीछे से पार्ट चलता रहा तो there is no usage of doing the studies. मैम Charitable trust. Mention specific concept. कहाँ पढ़ा है? चैरिटेबल ट्रस्ट में पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है? Accredited income में. Accredited income में. It is accredited income or a name, specific name. Yes, ma'am. अब तो accredited पे भी पहुंच गए तो हाँ बोलो अमित. Exit tax. याद आ रहा है? Yes. 2-3 बार मारो सब लोग अच्छे से. ठोको. बफरिंग तो हो ही नहीं रही तुम्हारी. करो निकी. ऐसे मैच्योर तो बैठना ही अपने को. ऐसे थोड़ी ना, वही प्यार थोड़ा पहले जोर से ऐसे थपड़ी दो खुद ही. चलते ही नहीं, अटक के बैठ जाता है क्या कहीं? यूं होता रहता है. बफरिंग फिर कोई बोलते हाँ यही तो था. क्या है एग्जिट टैक्स का कॉन्सेप्ट? बोलो तो. कितने दिन में भरना होता है एग्जिट टैक्स? 14 दिन में. हाँ 14 दिन. अच्छा बताओ, what exit tax का कॉन्सेप्ट लगता कब है? When you apply exit tax? मैम ये जब जब चैरिटेबल ट्रस्ट आप डिस्पोज merge हो गया, मर्ज हो बंद जा हो रहा गया. है. चलो मर्ज हो गया. एक वर्ड तो याद है, मर्ज हो गया. Then second, बिजनेस कैरी और नहीं कर हो गया, रहा हो. डिसोल्यूशन हो गया. dissolution हो गया. Convert हो गया. किसने Amazing. convert किया? कोई compliances अगर follow. Ma'am, charitable trust merges and एक मैम मर्ज हो जाए नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट प्लस चैरिटेबल. non-charitable trust. हाँ बोलो हमें पूरा बोलो. जल्दी बोलो हमें. हाँ with I am talking to you. जल्दी आंसर दो. It was correct. Conversion into the charitable trust having same objective. Conversion into charitable trust or non-charitable form of trust. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो task. What is the task for today? नॉन चैरिटेबल पर्पस में. Exit tax.
एंटायर रीडिंग एंड लर्निंग ऑफ एग्जिट टेक्स्ट कितना करोगे आज तुम, कितना करोगे 2-3 दिन में, मजा ही आ जाएगा. Entire learning of exit text concept with question. Only 2 questions are there, 2-3 questions. ठीक है. हम सिर्फ डीटी में होमवर्क दे दो, आईडीटी में होमवर्क. आईडीटी तो अभी मुझे तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि लेना भी चाहिए कि नहीं, भगवान जाने. कि खुद ही रिकॉर्ड करके दे देना चाहिए कि कल की तारीख में कंप्लीट करना. चलो डन. एग्जिट टेक्स्ट टास्क नंबर 1. अभी तो और भी टास्क आएंगे. चलो. So when you fail to deposit equalization levy within next month का 7 days, 1% per month part of the month is the interest rate. इतना तक सही है. अब समझना इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. Again read. Interest 1% per month part of the month shall be applicable on late deposit of levy. Come on page number 99, third वाला. Interest 1% per month part of the month on late deposit. If you late deposit it, तब वो लगेगा. Second वाले का, if any person fails to deduct equalization levy, fails to deduct equalization levy, fails to deduct the equalization levy, also liable to pay levy to government. देखो, first case I have deducted, but I have not paid on time. First case I have deducted but not paid on time, 1% का interest. I fail to deduct. You fail to deduct, still whatever you fail to deduct, उतने का amount you have to pay to government equalization levy. तुम deduct करना भूल गए, तुम दो हमको. If you fail to deduct, you are the person responsible to pay equal amount to the government as equalization levy. So even if you fail to deduct, you cannot say sorry, गलती हो गई. तो सॉरी गलती हो गई का काम गवर्नमेंट पे नहीं चलता, मैडम के यहाँ चल जाता है. मैम सॉरी आज पीडीएफ वो नहीं किया, ये सेंड नहीं किया, वो सेंड नहीं किया. तो स्टिल यू हैव टू पे बाय योरसेल्फ इक्वलाइजेशन लेवी. इतना बात समझ में. तो केसेस आई एम क्रिएटिंग नाउ. फर्स्ट केस इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑन टाइम, एनी पेनल्टी एनी इंटरेस्ट. Deducted, deposited on time, any penalty, any interest? No, ma'am. Deducted but failed to deposit on time. Deducted but failed to deposit on time. Interest. Interest. अभी interest कितना? 1%. Deducted and failed to deduct, no deduction at all. In that case, जेब से पे करो. जेब से पे करो. That means you have to pay equal to the amount of equalization levy. Now concept of penalty is very important. Directly come to page number 100, 177, 171 वाला. Fail to deduct whole part of equalization levy. Deduct whenever they will use the word deduct, only 165 के respect में they are talking about. क्योंकि deduction is in 165, correct that thing. They have given 166, that is 165. Whenever they are talking about deduct, क्योंकि deduction is possible only in 165, क्योंकि person who is paying the amount has to deduct equalization levy. Now if you fail to deduct, सुनो समझो, first of all you fail to deduct, you are the one responsible to pay the equalization levy. तो चलो पहले levy pay किया. What about penalty? Is it a failure? Yes, it is a failure. Equal to the amount of equalization levy penalty also there. तो पहले तो टैक्स पे करो अपनी जेब से, अब उसका पेनल्टी भी उसके बराबर का ही है. Are you getting this thing? So if I fail to deduct, first pay the taxes equal to the levy, second penalty equal to the levy. इतना समझ में आया? Now if I fail to deposit that on time also, interest also there. समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? फेल टू डिडक्ट इक्वल टू लेवी, पेनल्टी इक्वल टू लेवी, एंड फेल टू डिपॉजिट ऑन टाइम 1% इंटरेस्ट आल्सो देयर. तो मैम इज इट कंपल्सरी इंटरेस्ट? नहीं, डिपेंड्स. इफ यू डिपॉजिट ऑन टाइम, नो इंटरेस्ट. इफ यू फेल टू डिपॉजिट ऑन टाइम, देन ओनली इंटरेस्ट विल बी देयर. मैम पेनल्टी इन एनी केस यू डू एनी फेलियर, कंपल्सरी पेनल्टी. पेनल्टी तो हर केस में आएगी, फेलियर इज देयर, बट इंटरेस्ट ओनली व्हेन लेट डिपॉजिट इज देयर. इतना समझ में आया? अब उसको रीड करते हैं. फेल्स टू डिडक्ट,
मतलब डिडक्ट वर्ड पढ़ते से समझो, फेल्स टू डिडक्ट इज 165. सेकंड मैम डबल ए वाला एक हम मिनट देना, पेज पेज नंबर 100. हाँ ए पॉइंट पढ़ रहे हैं ना. हाँ ए हो गया, अब डबल ए. ओके फेल टू पे लिखा है, फेल्स टू पे, दैट मींस इट बिलोंग्स टू 165 ए नाउ, बिकॉज दे हैव टू डायरेक्टली पे, कोई डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. आर यू गेटिंग? देन हैविंग डिडक्टेड, नाउ बी वाला पॉइंट, हैविंग डिडक्टेड, डिडक्शन तो डन but fails to pay such levy to central government. They have not paid the levy to central government. भाई डिडक्ट किया, डिडक्शन करने के बाद they fail to pay it to the central government. Then again, ये बहुत है ना, इसमें से तुम बाद में एग्जाम में पढ़ नहीं पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी मेरे साथ रीडिंग करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका रेफरेंस उस पॉइंट में, उसका रेफरेंस इस पॉइंट में, तो एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम यू विल बी टोटली कंफ्यूज. अभी रीडिंग के लिए पहले समझ लेते डायरेक्ट क्या बोलते हैं. देन कम टू आई. इन द केस रेफर्ड टू इन क्लॉज ए, नाउ कमिंग बैक टू क्लॉज ए अगेन. इन केस रेफर्ड टू क्लॉज ए, इन एडिशन टू पेइंग लेवी और इंटरेस्ट, if any, interest के आगे क्या लिखा उन्होंने वर्ड, if any, why if any, because if you fail to deduct, that is okay, equal to levy or penalty is, but if you fail to deposit on time, then only interest will be there. Therefore, if any interest has been returned. ये बात समझ में आई? आगे भी और बढ़ते हैं. Then what will be the penalty? Penalty equal to the amount of levy. ये भी हमने कर लिया. Come to IA वाला. Again, clause referred in double A that you fail to pay. अब तुम पे नहीं कर रहे हो, तो अगर पे टाइम पे नहीं किया तो इंटरेस्ट विल बी देयर, एज वेल एज पेनल्टी इक्वल टू लेवी विल बी देयर. ये भी सिंपल है. थर्ड बार बी वाला, फेल टू डिडक्ट, यू हैव डिडक्टेड बट फेल टू पे, डिडक्शन करके अपनी जेब में रख लिया, फेल टू पे टू गवर्नमेंट. नाउ penalty under this clause shall not exceed the amount of equalization levy that he had failed to pay. Every day 1,000 rupees you have to pay, but that should not exceed the levy. Every day 1,000 rupees you have to pay, but should not exceed the levy. And now if after that I have deducted but failed to pay on time, इंटरेस्ट विल बी देयर. अब मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में करके इधर बोल रही हूँ. इफ दिस कॉन्सेप्ट डन, आगे थ्योरी है. सबसे पहले दिस इज द पर्सन, फर्स्ट मिस्टेक, फेल्ड टू डिडक्ट. भाई साहब डिडक्ट ही नहीं कर रहे, or fail to pay. Either fail to deduct, fail to pay. When it is deduct, I will write section 165. When fail to pay, I will write section 165A. इतना तो समझ में आया. Then again, what is the failure? Deducted. Yes, he deducted. Failed to pay. एंटायर अमाउंट और शॉर्ट पेड हो सकता है ना, शॉर्ट पेमेंट भी हो सकता है, ठीक है. एंड एट लास्ट लेट डिपॉजिट. इन एनी केस, वेदर फेल्ड, वेदर डिडक्टेड, इन एनी केस लेट डिपॉजिट, एनी केस. ठीक है. आर यू गेटिंग द केसेस ऑफ डिफॉल्ट? इफ यू फेल टू डिडक्ट, तो सबसे पहले देयर वुड बी पेनल्टी इक्वल टू लेवी. ठीक है. इफ अगेन फेल टू पे, अगेन पेनल्टी इक्वल टू लेवी. ठीक है. इफ डिडक्टेड एंड फेल टू पे, 1,000 रुपीज पर डे. मैक्स कितना? मैक्स लेवी. वेदर entire amount not paid, short paid, and late deposit, interest at the rate 1%.
per month or part. Getting it? आया? ये इतना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है. सो स्टिकी नोट लगाओ और वो पूरे भले ही उसको कवर कर दो, सिर्फ इतना सा समझना है इनको. यूज द स्टिकी नोट, कवर दैट एंटायर सेंटेंसेस एंड जस्ट ये अपना काम करें. ये 1000 वाला कहाँ लिखा हुआ है? 1000 पर डे. सेकंड वाले पे आओ, एकदम सेकंड रोमन नंबर में सेकंड लिखा है ना, जी जी. वहां पे. क्लास में अभी नहीं हुआ क्लास में. म्यूट करके मोहित. Wait up. डन. लिख लिया सबने? नो मैम. जल्दी लिखो मैम. चलो स्क्रीनशॉट ले लो अभिषेक. ले लिया? बोलो एक बार स्लाइड पे ले. जल्दी लो. इससे जल्दी तो लिख लेगा अभिषेक. डन? Yes. Yes. Chalo. Now, return is also required to be filed. When you have to deduct equalization levy or pay equalization levy, return filing का concept भी है. If you fail to file the return, 100 rupees per day की penalty. So again a penalty. If you fail to file the return, the penalty is what? 100 rupees का penalty. मैम ये 139 की ITR है या कोई अलग सा ITR? अलग special. That is actually not written as kind of statement, but they call it return only. That is form number 1. ठीक है? तो 100 rupees की penalty is there. छोटा छोटा सब concept उसमें भी है, rectification of mistake, processing of return, that we will do later on. I can understand your condition right now. इससे ज़्यादा झेलना तुम्हारे लिए over the above the limit हो जाएगा. Tomorrow equalization levy के साथ I can say little bit concept, जो important concept of international taxation 1 or 2 days ago. 1 day special rate, 1 day थोड़ा बहुत और है. About that last के chapters that I already told you, hardly 5 marks may come. So only reading part you have to do in that, and after the class I will send you audio of that. इसके audio है, इसका crux ये है, exam time पे only listen to that audio. अगर टाइम हो तो सुनना, टाइम नहीं हो तो मत सुनना. इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकती कि क्या करना है. ठीक है? चलो, तो within 2 days we will complete international taxation. Hope transfer pricing के questions you have done. ये या नहीं किए ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन? आकांक्षा? I'm done till 14th. 4-5 questions are remaining. हर्षा? जल्दी से अनम्यूट करके बोलो. Only 5 I've done. Only 5 days. क्या मुहूर्त निकालना है? हाँ जी. मुहूर्त निकालना है आगे के करने के लिए? आज बोलो तो निकाल बुला लें. आज निकाल लूंगी. बाकी किसी को मुहूर्त निकलवाना है? नहीं तो तुम्हारे क्लास के मुहूर्त निकलेंगे तुम्हारे अटेंड करने में. फिर मैं मुहूर्त निकालूंगी, तुम आ जाओगे कि नहीं आओगे? Tomorrow you have off. Complete this equalization levy very properly. इसके question task number 1, authority of advance ruling के question, task number 2, equalization levy का question, and task number 3, exit tax learning. ठीक है? All these 3 things together you have to do. If possible, I will record IDT also. ठीक है? मेरे लिए तो बहुत पॉसिबल है आज, तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटी शायद खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी इफ पॉसिबल मैं छोटा पार्ट को रिकॉर्ड करके दूंगी. आईडीटी विल बी देयर. लाइव में बिठा लेना.
जब आप रिकॉर्ड करोगे तो मैम शाम में कर लेते हैं, मैम शाम में कर लेते हैं। हमको पॉसिबल नहीं है, या तो तुम आफ्टरनून शाम 2 बजे को मिल यस मैम कर लेंगे 2 बजे। ठीक है, एक काम करो, मैं तुम लोग को मैसेज करती हूँ, 2 घंटे का तो कम से कम ब्रेक रखेंगे, 2 बजे चालू करेंगे, 2 घंटे तो वी विल कंप्लीट असेसमेंट एंड ऑडिट वाला पार्ट, वो 1 घंटे का ही है। अरे आई हैव डन दैट। अब यू हैव डन, आपने वो जो रिवीजन भेजा था दैट वाज इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड ऑडिट, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से वहीं से स्टार्ट कर दिया। बढ़िया। जस्ट 15 पेज इन मॉड्यूल, तो 4 पेज का तो था। इम्पोर्टेंट भी नहीं है बट करवाने तो सभी है ना। हाँ। तो ऐसा है, असेसमेंट एंड ऑडिट, डिमांड एंड रिकवरी भी है। हाँ ठीक है, पर पहले देख लो कितने बच्चे आ पा रहे हैं, नहीं तो डिमांड एंड रिकवरी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इफ इट इज असेसमेंट आल्सो आई जान रिवाइज हो जाएगा, कल ही रात में किया। ठीक है, देखा। नेक्स्ट DT क्लास ऑन 16 एट द सेम टाइम। यस 16 को एंड सेम टाइम। ठीक है, चलो ओके, बाय। बाय।